कि सर्वर प्रोसेस डेटा को लोड करवाता है और डेटाबेस बफर कैशे वापस। ठीक हो गया। और नेक्स्ट आपने मुझे बताना है चेक पॉइंट का बैकग्राउंड प्रोसेस क्या करता है। तलहा हफीज, तलहा चेक पॉइंट का बैकग्राउंड प्रोसेस क्या करता है? प्रोसेस डेटा बेस राइटर को स्टार्ट कराता है राइटिंग फॉर्म, स्टार्ट पहले स्टार्ट करता है कि अपडेट करता है कंट्रोल फाइल्स को, ठीक है, और अपडेट करता है डेटाबेस डब्ल्यू राइटर को भी अपडेट करता है, और ये एक सिग्नल जनरेट करता है ये। बिल्कुल ठीक हो गया। कितनी एक्सटर्नल फाइल्स हमारे पास होती हैं हमारे पास सर डेटाबेस की? हमारे पास सर 3 एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। पासवर्ड फाइल होती है। एक, ठीक है तलहा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस बात का मुझे रुबाब मजर जवाब दे दे, कितनी एक्सटर्नल फाइल्स हैं और उनके नाम क्या हैं? सर 3 होती हैं एक्सटर्नल फाइल्स। एक पैरामीटर फाइल होती है, एक पासवर्ड फाइल होती है और एक आर्काइव फाइल होती है। पैरामीटर फाइल क्यों एक्सटर्नल फाइल होती है? सर इसमें जो होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है और रिकवरी के लिए। बाकी सब में क्या है? नॉन ओरिजिनल डाटा होता है। सारा डाटा ही ओरिजिनल होता है, नॉन ओरिजिनल कौन सा होता है? सर मतलब जिस तरह आपने बताया था कि जिस तरह नोट पैड में हम लोग कोई डाटा लिखवा देते हैं तो इस तरह से उसके साइज आलिया, वगैरह मैनेज। ठीक है, आलिया जीनत सर इसी ऑपरेटिंग का जवाब दे सिस्टम, दें। सर हम एडिटर के में पैरामीटर की वैल्यूज दे देंगे, जैसे लाइब्रेरी कैशे का साइज क्या होगा या डाटा डिक्शनरी का। तो इस सब से इंस्टेंस बनना होता है, और क्योंकि इसकी वजह से इंस्टेंस बनना है और पैरामीटर फाइल, उसके लिए पैरामीटर फाइल बनना जरूरी है, इसलिए ये इंटरनल नहीं हो सकती। अगर इंटरनल होगी तो नुकसान क्या होगा? सर फिर वो इंस्टेंस कैसे बनेगा? इंस्टेंस की मदद से तो हम डेटाबेस करते हैं ना। हम डेटाबेस को इंस्टेंस के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते और इंस्टेंस बनाने के लिए पैरामीटर फाइल चाहिए, इसीलिए इसको डेटाबेस के अंदर रखना मुमकिन नहीं, इसको एक्सटर्नल फाइल के तौर पे ही रखना पड़ता है हमारे पास। चले, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं। आज हम आगे फर्दर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर की आखिरी स्लाइड थी जिसमें मेमोरी स्ट्रक्चर्स लिखे हुए थे। डेटाबेस में दो तरह के मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। हम लोगों ने पहले बात ये की थी कि डेटाबेस इज अ लॉजिकल कंसेप्ट। डेटाबेस लॉजिकल कंसेप्ट है, इसी वजह से इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम 100 और 1000 ऑफ जीबी डाटा इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते। अगर ये फिजिकल होती तो फिर शायद एक जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होती उतना ही बड़ा हमारे पास क्या होता, डेटाबेस होती। एक हार्ड डिस्क से बड़ी डेटाबेस का बनना हमारे पास मुमकिन ना होता। इस बात का मतलब हमारे पास ये है, अगर मैं स्लाइड्स खोलूं, एक सेकंड रुके।
क्या स्लाइड्स आपको विजिबल हैं अब? यस सर। यस अच्छा जी, ये आखिरी स्लाइड थी हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की। इसके अंदर उन्होंने टेबल स्पेसिस, डेटा फाइल्स, सेगमेंट्स, एक्सटेंड कुछ लिखे हुए हैं। आपने ऐसा करना है कि पेन पेंसिल पकड़ें, एक पेज के ऊपर 2 कॉलम बना लें। एक की हेडिंग दे दें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स और दूसरे की हेडिंग दे दें फिजिकल स्ट्रक्चर। जल्दी से लिखें ये, ताकि आपको समझ आए कि मैं बताने क्या लगा हूं। क्या आप लोगों में से जिन्होंने पेंसिल और पेन पकड़ना था पकड़ लिए? मैं आगे बात शुरू करूं? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। देखिए, लेफ्ट साइड वाले कॉलम के अंदर सबसे पहले हम रखेंगे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लेफ्ट साइड पे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स मैं लिखवा रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे पहला लॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा टेबल स्पेस। टेबल स्पेस में हम कहते हैं एक तरह का डाटा होगा। एक तरह के डाटे से क्या मतलब होता है? बाय डिफॉल्ट अगर मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूं तो उसमें एक ही टेबल स्पेस होती है, जिसमें यूजर का डाटा भी पड़ा होता है और मेटा डाटा भी पड़ा होता है। दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच, कभी भी हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमें एक टेबल स्पेस में एक तरह का डाटा सिर्फ इस्तेमाल करना है। वो डाटा कौन सा है हमारे पास? या लॉजिकल होगा या क्या होगा? फिजिकल होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेबल स्पेस में एक तरह का डाटा होगा। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो एक ही टेबल स्पेस बनती है, जिसमें यूजर डाटा भी पड़ा होता है और मेटा डाटा भी पड़ा होता है। ये गलत अप्रोच है, ऐसा कभी नहीं करना। हमने एटलीस्ट 2 टेबल स्पेसेस बनानी है। एक टेबल स्पेस जिसमें यूजर का सारा डाटा पड़ा हो, दूसरी टेबल स्पेस जिसमें मेटा डाटा पड़ा हो। ये मिनिमम हमारे पास सेग्रीगेशन है जो हम डाटे की कर रहे हैं। टेक्निकली जब हम डेटाबेस को बड़ा करते जाते हैं तो मैं कहता हूँ जो टेबल स्पेस है वो एक से ज़्यादा बना लूँगा मैं यूज़र के लिए। एक में यूज़र के टेबल्स आ जाएंगे, एक में यूज़र के इंडेक्सेस आ जाएंगे, एक में यूज़र के प्रोसीजर्स और फंक्शंस जो उसने लिखे होंगे वो आ जाएंगे। इस तरह डाटा जितना डिस्ट्रीब्यूट करके हम रखेंगे उससे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा इंक्रीज होगी। फर्दर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है कि रीड ओनली टेबल्स हम एक अलहदा टेबल स्पेस में रख लेते हैं, जो ज़्यादा ट्रांजैक्शनल टेबल हैं वो दूसरी टेबल स्पेस के अंदर रख लेते हैं। तो इस तरह हम अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस इससे इंक्रीज होंगी। तो पहली बात मैंने क्या की कि हमारे पास जो पहला लॉजिकल स्ट्रक्चर आ रहा है उसका नाम है टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का पर्पस क्या है? वो किसी एक तरह के डाटे को कंटेन करेगी। ठीक हो गया। हमने कहा सबसे पहले मिनिमम लेवल की सेग्रीगेशन क्या है कि यूजर डाटे को और मेटा डाटा को अलग-अलग टेबल स्पेस पे रखा। फिर हमने कहा यूजर डाटे को फर्दर सेग्रीगेट करके रखा जा सकता है। कैसे? टेबल्स को अलहदा, इंडेक्सेस को अलहदा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट टेबल स्पेसिस में रखवाएंगे और फिर हम उसको फर्दर डिटेल भी डिवाइड करके रखवा सकते हैं। उसकी हम आगे जाके देखेंगे ज़रूरत हमें कब पड़ती है। जो टेबल स्पेस है, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये आगे हमारे पास इसके अंदर सेगमेंट्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? सेगमेंट्स। माइक किसका ऑन है? माइक बंद के अलावा भी किसी का माइक ऑन है? मोहम्मद असद, यासीन, तुम माइक ऑन करके बैठ जाते हो। अच्छा जी, टेबल स्पेस के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं। एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 50 सेगमेंट हो सकते हैं इसके अंदर। एक सेगमेंट किसी एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं जरा ये तो मुझे बता दो। डेटाबेस में मेन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जी, हसन चट्ठा, आप बताएं। सर आइडिया नहीं, सवाल किसी नहीं समझ लगी। सर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सन ना हो ना ना सकते। ना 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 मेरी बात सुने। आपको वन वे और अदर आप लोगों को पता होगा, इस तरह आपको बताया क्या ना नहीं गया होगा। डेटाबेस के अंदर
टेबल्स होते हैं, उनके ऊपर इंडेक्सेस लगते हैं, इंडेक्सेस के अलावा ट्रिगर्स होते हैं, इसमें हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंस के अलावा इसमें हमारे मेटाडाटा। पास एक मेटा डाटा। देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटाबेस में यूजर के ऑब्जेक्ट्स, यूजर के लिए जो जो चीजें हम बनाते हैं वो चीजें कौन सी हैं, उनमें पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, टेबल, जिससे हम सब फेमिलियर हैं। फिर टेबल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उसके ऊपर इंडेक्स लगाए जाते हैं। ठीक हो गया। इंडेक्स के ऊपर हमारे आगे 2 चैप्टर हैं, वो हम पूरे पढ़ेंगे। इंडेक्स के बाद सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रिगर्स होते हैं। आपने ये इनके नाम नहीं सुने हुए इन चीजों के? No, sir. टेबल्स का सुना हुआ है, इंडेक्सेस शायद, बाकी पे नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी, टेबल्स का सुना हुआ है जी। ना सुनते तो तभी क्या कर लेना था मैंने आप लोगों को। सुनो अब गौर से जरा, रिलेशनल डेटाबेस की पहले तो डेफिनेशन मुझे बताओ क्या होती है। जी जी, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा है ना पिछला कोर्स, उसकी डेफिनेशन बता दो। सीआर आप बताएं। Say data stored in the form of tables. Exactly, data stored in the forms of paper uses the perceived database as a collection of relations and nothing else. जो कुछ होगा टेबल की फॉर्म में होगा, इसके अलावा कोई और फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो रिलेशन में फर्क क्या होता है कि एक ही बात है? सर उसमें जी प्राइमरी कीज हम ये चीजें डिफाइन करके रखते हैं। सर इसमें रेपिटेशन जी, कोई और बता दे कुछ बताना चाहता तो। हर टेबल रिलेशन होता है क्या? नहीं सर। नो सर। कौन से टेबल रिलेशन होते हैं? सर अगर हमारे जिसमें सर एटीट्यूड एक कॉलम में अगर यूनिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। टेबल ने अगर रिलेशन होना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, टेबल कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज, ना उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, ना उसमें क्या हो, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो, उसमें सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज हो। अगर टेबल में सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज हैं तो वो रिलेशन हो सकता है, वरना वो रिलेशन नहीं हो सकता। उसके बाद 4 चीजें वो हमें मजीद मेंशन करता है कि एक तो उसमें एटॉमिक वैल्यूज हो, दूसरा उसमें रिपीटिंग रिकॉर्ड ना हो, कि पूरा रिकॉर्ड मैचिंग नहीं हो सकता, एक प्राइमरी की उसमें लाजमी होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो कॉलम्स है वो अनऑर्डर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी अनऑर्डर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेबल अगर रिलेशन कहलाना चाहता है तो इट शुड कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यूज। कंपोजिट वैल्यूज और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का तो आइडिया है ना आप लोगों को? जी, कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का तो आइडिया है, उसको बताने की जरूरत है कि आगे चलें? जी सर पता है सर, एक दफा डिवाइस में पढ़ लेना इसको। अब पिछला कोर्स पढ़ाने के लिए नहीं मैं बैठा हुआ, और तुम लोग टीचर्स की कराते हो बेइज्जती। और हमको तुम्हें जानते हो इसलिए हमें पता है उसने तो ठीक पढ़ाया होगा, तुम लोग पढ़ते नहीं। अच्छा जी, अगली बात सुनो। पेन पेंसिल और पेज आपके हाथ में है ना? Yes, sir. अच्छा अच्छा, देखो मैं आपको एक सीक्वेंस की एग्जांपल देता हूँ। एक टेबल बनाओ, टेबल का पहला कॉलम होगा सीक्वेंस नंबर, दूसरा कॉलम होगा सीक्वेंस नेम। Sir, draw करें? हाँ हाँ, टेबल बना दो ना। Oh, okay. टेबल की पहली हेडिंग क्या है, सीक्वेंस नंबर। दूसरी हेडिंग है सीक्वेंस नेम। तीसरी हेडिंग है स्टार्टिंग नंबर। चौथी हेडिंग है इंटरवल। पांचवी हेडिंग है मैक्सिमम वैल्यू।
छठी वैल्यू है, छठी हेडिंग है साइक्लिक और नो साइक्लिक। सर मैक्सिमम के बाद आपने कौन सी वाली बताई है, मैक्सिमम वैल्यू के बाद? साइक्लिक, नो साइक्लिक। ठीक है, हेडिंग्स पूरी हो गई हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। पहली वैल्यू सीक्वेंस नंबर दे दो 1, सीक्वेंस का नाम रख लो S1, सीक्वेंस का नाम S1 रख दिया हमने। स्टार्टिंग वैल्यू दे दो 10, इंटरवल दे दो 5 का, मैक्सिमम वैल्यू दे दो 1000, साइक्लिक नो साइक्लिक में कर दो नो साइक्लिक। एक और हेडिंग भी हमारे पास एंड में आएगी जिसमें हम कहेंगे नेक्स्ट वैल्यू। आखिरी हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू, उसमें कोई वैल्यू हमने देनी नहीं है। ठीक हो गया। अब जब ये सीक्वेंस मैंने क्रिएट कर S1 नाम का, तो ये सीक्वेंस का काम क्या है कि इसने सीक्वेंस में नंबर जनरेट करने, जैसे ऑटो नंबर जनरेट नहीं करते एक्सेल के अंदर हम लेफ्ट साइड पे, ये नंबर जनरेट करेगा। स्टार्टिंग नंबर हमने दिया इसका 10, तो पहली वैल्यू 10 जनरेट हो जाएगी। इंटरवल है 5 का, तो अगली वैल्यू 15 होगी, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, और इसी तरह ये क्या चलता रहेगा, नंबर जनरेट करता रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी थी हमने इसकी, 1000 रखी थी सर। सर 1000। तो ये 1000 तक नंबर जनरेट करेगा। 1000 के ऊपर पहुंच के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे साइक्लिक नहीं रखा। साइक्लिक होता तो ये दोबारा क्या करता, 10 से नंबर जनरेट करना शुरू कर देता। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया जो सीक्वेंस में नंबर जनरेट करके हमें। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है कि अगर 10 लोग बैठे डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो एक तरीका कार तो ये कि उन्होंने प्राइमरी की वैल्यू एंटर करनी है, तो एक दूसरे से पूछे भाई तुमने कौन सी की है, तुमने कौन सी की है, और वो एंटर कर लें। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल तरीका कार नहीं है। इसमें बहुत दफा लोग एक ही नंबर एंटर करेंगे और एरर आएगा और उन्हें बाद में उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि 10 क्या 10,000 लोग बैठे एक वक्त में काम कर रहे हों, जब भी उन्होंने प्राइमरी की का नंबर देना होगा तो वो नंबर कैसे देंगे, S1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू। वो कैसे वैल्यू देंगे, S1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू। तो सीक्वेंस 1 की जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो उनको मिल जाएगी। अगर 10 लोग एट अ सेम टाइम भी ये वाला नंबर मांगते हैं तो सबको S1 डिफरेंट नंबर दे देगा, 10 डिफरेंट नंबर जनरेट होकर उसको मिल जाएंगे। तो ये सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ओरेकल के अंदर जितने मर्जी सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, जो मर्जी स्टार्टिंग वैल्यू दे दें, इंटरवल दे दें, मैक्सिमम वैल्यू दे दें, साइक्लिक करें, नो साइक्लिक करें, जैसा आपका दिल करे वैसे इसको बना। क्या ये बात समझ आती है? सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि S1 डॉट हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू होगी, तो नेक्स्ट तो हमें ऐसे एंट्री रखना है, और अगर एक नेक्स्ट वैल्यू है भी तो हम उस नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर रखेंगे क्या? S1 की जो नेक्स्ट वैल्यू है ना, वो रन टाइम पे DBMS कैलकुलेट करेगा। अगर अभी तक कोई वैल्यू नहीं जनरेट हुई तो नेक्स्ट वैल्यू है 10 जनरेट हो गई है, तो वो इंटरवल के बाद अगली वैल्यू ऐड कर लेगा उसमें 15। अगर मैं 50 लोग एक ही वक्त में डाटा मांगते हैं तो वो पहले के लिए 5 एंटर करके नंबर दे देगा, फिर अगले को, फिर उससे अगले को, फिर अगले को। तो कभी भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी, हमेशा यूनिक वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू में कभी भी वैल्यू नहीं देनी, वो DBMS खुद कैलकुलेट कर लेगा। क्या ये बात समझ आती है? जी सर। ये सर आ गई है सर, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट से दोस्त था। हाँ, ऑटो नंबर ही है ये, और ओरेकल में ये सीक्वेंस के नाम के साथ चलता है। ये बात समझ आती है हमें? ये बात समझ आती है हमें? ये सर आ गई है। जी सर। यार देखो, अब ये सीक्वेंस का और टेबल का कोई लेना देना नहीं है आपस में। सीक्वेंस एक अलहदा चीज है, उसका अलहदा पर्पस है, टेबल में डाटा स्टोर करते हैं वो अलहदा पर्पस है।
लेकिन सीक्वेंस भी किस फॉर्म के अंदर स्टोर करवाया हमने? जी, सीक्वेंस किस फॉर्म में स्टोर टेबल हुआ की है? फॉर्म में ही करवाया। तो रिलेशनल डेटाबेस में हर फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ टेबल और रिलेशन स्टोर होगी, इसके अलावा उसका स्टोर होना मुमकिन नहीं है। तो और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आगे आएंगे तो हम साथ साथ पढ़ते रहें। वो सब भी किस फॉर्म में स्टोर होंगे? टेबल की फॉर्म के अंदर। डेटाबेस में टेबल के अलावा हमारे पास कोई और चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, सब कुछ किस फॉर्म के अंदर आएगा? टेबल की फॉर्म के अंदर। यहाँ तक बात समझ आई? बात हमने स्टार्ट आज कहाँ से की थी? लॉजिकल स्ट्रक्चर्स और फिजिकल स्ट्रक्चर से। लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में पहला स्ट्रक्चर कौन सा आ गया था? टेबल स्पेस, जिसमें हमने कहा था एक तरह का डाटा रखें। फिर हमने कहा टेबल स्पेस के अंदर मल्टीपल एक्सटेंट हो सकते हैं, 10, 15, 20, 50 जितने मर्जी हम रखवा लें। सॉरी, टेबल स्पेस के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं, जितने मर्जी सेगमेंट्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे बात मेंशन कर रहा हूँ, एक सेगमेंट में एक ऑब्जेक्ट रखवाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और सेगमेंट का 1 to 1 का रिलेशनशिप है। ऑब्जेक्ट कोई टेबल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई सीक्वेंस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई इंडेक्स भी हो सकता है, कोई भी चीज होगी। जो भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होगा उसका और सेगमेंट का 1 to 1 का रिलेशनशिप। तो पहले तो हायरार्की में सबसे ऊपर टेबल स्पेस आ गई। टेबल स्पेस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं, हर सेगमेंट के अंदर एक क्या आपके पास पड़ा होगा? ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। क्या ये बात समझ आती है मुझे आप लोगों को? यस सर। सेगमेंट सर अभी बहुत सारे एक्सटेंट से सुने अभी मेरी बात। सेगमेंट बहुत सारे एक्सटेंट से मिलके बनेगा, ठीक है? टेबल स्पेस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एक्सटेंट। एक्सटेंट वो यूनिट है जो एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कहूंगा मेरे सेगमेंट के साइज में 5 GB ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा मेरे सेगमेंट के अंदर 10 एक्सटेंट ऐड कर दो। एक्सटेंट का क्या साइज है वो हमने खुद रखना है। हम वो 2 किलोबाइट का भी रख सकते हैं, हम वो 2 GB का भी रख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ऊपर टेबल स्पेस है। टेबल स्पेस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। सेगमेंट्स की एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए जो नेक्स्ट यूनिट है वो है एक्सटेंट। एक सेगमेंट में बहुत सारे एक्सटेंट्स हो सकते हैं, अगर हमने उसका साइज बढ़ाना है तो उसमें नए एक्सटेंट्स एलोकेट कर देंगे, और अगर उसका साइज वापस करना है तो कुछ एक्सटेंट्स उससे क्या करेंगे? डी एलोकेट करवा लेंगे। एक्सटेंट कितने साइज का होता है हम खुद अपनी मर्जी से रखते हैं। एक्सटेंट के नीचे हमारे पास बेसिक लॉजिकल यूनिट होता है, सबसे छोटा लॉजिकल यूनिट होता है जिसको डेटाबेस ब्लॉक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस ब्लॉक बोलते हैं। तो लेफ्ट कॉलम में अब आपके पास कितनी चीजें आ गई, जरा ये तो बताएं मुझे। तो टेबल स्पेस, फिर सेगमेंट, फिर सेगमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट आए हैं, फिर सेगमेंट जो होते हैं एक्सटेंड से बनते हैं, और एक्सटेंड जो होते हैं यूज होते हैं एलोकेशन एंड डीएलोकेशन के लिए, सेगमेंट को करने के लिए। और उसके बाद एक और चीज आती है, आपने स्मॉल बताई है, वो क्लियर नहीं हुई, तो लिखी नहीं है। डेटाबेस ब्लॉक। ओके सर। एक्सटेंट होता है वो डेटाबेस ब्लॉक से मिलके बनता है, ये सबसे छोटा लॉजिकल यूनिट है, इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होता। इसको फर्दर डिवाइड करना भी मुमकिन नहीं। डीबी ब्लॉक अगर 2 किलोबाइट का है तो वो 2 का ही रहेगा, उसको फर्दर डिवाइड करना मुमकिन नहीं। राइट वाली साइड के ऊपर आ जाओ, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स के लिए कॉलम हमने बनाया है उसमें सबसे नीचे लिख दो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा 32 बिट का है, 64 बिट का है, विंडोज चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो उसका अपना होगा ब्लॉक साइज ही उसके मुताबिक चलेगा। और रिपीट कर दें। दोबारा कर रहा हूं, फिजिकल वाले खाने के अंदर, फिजिकल वाले कॉलम के अंदर नीचे आपने डीबी ब्लॉक लिख दिया, यहाँ पे डेटाबेस ब्लॉक लिखा है, उसके साथ इधर क्या लिख दें? डीबी ब्लॉक। और इनमें एक एरो भी लगा दें, लॉजिकल ब्लॉक डेटाबेस ब्लॉक जो होता है वो इस फिजिकल ब्लॉक से मिलके बनता है। सर ये बात समझ नहीं, ये भी आपने ओएस ब्लॉक कहा था, अब आप डीबी ब्लॉक कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये जो आखिरी ब्लॉक हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर आखिरी कौन सा रखा है? डीबी ब्लॉक, डेटाबेस ब्लॉक। डेटाबेस ब्लॉक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक से मिलके बनता है।
फिजिकल का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? डेटाबेस ब्लॉक। उससे मिलके क्या बनता है? डेटाबेस ब्लॉक। फिजिकल ब्लॉक से मिलके क्या बनता है? डेटाबेस। सर समझ नहीं आ रही। अभी आ जाती है, अभी आ जाती है। फिजिकल वाली साइड पे आपने सबसे नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक लिख ली है। अगर आपके पास पेन पेंसिल ही सर। नहीं है तो फिर आपको समझ आनी भी नहीं है, मैं बता दूं आपको। सर वो सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, पहले आपने कहा है कि लॉजिकल ब्लॉक के अंदर सबसे एंड पे आएगा डेटाबेस ब्लॉक, और फिजिकल के अंदर हमने सबसे नीचे लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक। लेकिन आपने जी। रिपीट करने पे कहा है कि उधर डेटाबेस ब्लॉक लिखो लॉजिकल में और फिजिकल में डीबी ब्लॉक लिखो, तो दोनों तो सेम नहीं ही नहीं, है। वो मैं दोनों रिपीट करके होऊंगा। फिजिकल में ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक होगा और लॉजिकल में डीबी ब्लॉक होगा, डेटाबेस ब्लॉक। ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा, फिजिकल में इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल लिख दो। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक से मिलके बनेगी। फिजिकल स्ट्रक्चर में यही चीजें। अब मुझे लॉजिकल और फिजिकल पढ़ अभी तक लिखा क्या, फिर आगे बात करता हूँ। रिपीट कर देते। आप में से कोई रिपीट करेगा, मैं नहीं करूंगा। लॉजिकल पता है, लॉजिकल में क्या कुछ लिखा है? लॉजिकल वाला कॉलम पढ़ दें मुझे। सर लॉजिकल स्ट्रक्चर में आपने ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि इसको डिवाइड वगैरह हम सारे कर सकते हैं। ठीक है, टेबल स्पेस के अंदर काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक सेगमेंट के अंदर ओनली वन ऑब्जेक्ट है, और जो है ना वो एक्सटेंड से मिलकर बनता है, और एक्सटेंड हम अपनी मर्जी का साइज के भी रख सकते हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो डीबी ब्लॉक होता है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर में बताया, और आपने फिजिकल स्ट्रक्चर में बताया कि इन द एंड हमने ओएस ब्लॉक रखना है और उससे ऊपर रखना ओएस फाइल रखनी है, जो कि काफी सारे ओएस ब्लॉक से मिलकर बनी है। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे छोड़ दें, अब अगली बात सुने। आप लोगों के इस टाइम मैं कहता हूँ 80 लोगों की क्लास है, ठीक है। मैं आप लोगों की 4-4 लोगों की टीम बना देता हूँ। 4-4 स्टूडेंट्स की क्या बनाता हूँ? टीम। कितनी टीमें बन जाएंगी? सर 80 स्टूडेंट्स हैं, कितनी टीम बन जाएगी? 20 टीमें बन गई। मैंने 20 टीमों में से 5-5 टीमों की लीग बना दी। एक लीग में कितनी टीमें होंगी? 5। टोटल टीमें हैं 20, तो लीग्स कितनी बन गई? 4 लीग्स बन गई। इन चारों लीग्स में से मैंने 2-2 लीग्स का टूर्नामेंट करवा दिया। कितने टूर्नामेंट हो गए? 2 हो गए। और फिर मैंने इन दोनों टूर्नामेंट्स का एक वर्ल्ड कप करवा दिया। तो कितने वर्ल्ड कप हुए? एक। अच्छा, अब ये एक वर्ल्ड कप के अंदर कितने टूर्नामेंट्स हैं? 5 2 सर। 2 टूर्नामेंट्स है ना। और टूर्नामेंट्स के अंदर लीग्स कितनी है? 4। 5 नहीं, 4 4 4। और इन टूर्नामेंट्स में टीम्स कितनी कितनी है? 20। 5-5 टीम्स हुई तो 20 हो गई। हर टीम में मेंबर कितने हैं? 4। अब देखें, इसमें जो हमारे पास वर्ल्ड कप है वो भी एक लॉजिकल रैपर है। वर्ल्ड कप के अंदर जो लीग्स हैं वो भी एक लॉजिकल रैपर है। टूर्नामेंट्स के अंदर लीग्स के अंदर जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी लॉजिकल रैपर है। टूर्नामेंट्स के अंदर जो टीम्स हैं वो भी लॉजिकल रैपर ही हैं। फिजिकल क्या है? सिर्फ मेंबर्स। फिजिकल क्या है? सिर्फ मेंबर्स। सो मैं यही काम हम कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से अपने जो फिजिकल मेंबर्स हैं उनको लॉजिकल रैपर्स में लपेट के उनकी अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ 80 लोग हैं, 10-10 लोगों की 8 टीमें बन गई।
8 टीमें बन गई तो 4-4 टीमों का टूर्नामेंट हो जाएगा। ये जो 2 टूर्नामेंट हुए इनका एक लीग हो जाएगी, लीग के ऊपर क्या हो जाएगा, एक वर्ल्ड कप हो जाएगा। ये सारा कुछ लॉजिकल है जो मैं बना रहा हूं। फिजिकल सिर्फ क्या है, फिजिकल सिर्फ क्या है, टीम मेंबर्स। मेंबर्स, जो मेंबर्स है हमारे पास वो है। यहां पर भी यही हमारे पास है। मैं कहता हूं यार 50-50 बाइट का मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक है, तो मैं कहता हूँ यार 200 बाइट का मैंने एक डेटाबेस ब्लॉक बना लिया, ठीक है जी, बन गया। मैं कहता हूँ 10 ब्लॉक्स को बना के मिला के मैंने एक एक्सटेंट बना लिया, ठीक हो गया। मैंने कहा 1000 एक्सटेंट्स को मिला के मैंने एक सेगमेंट बना लिया, ठीक हो गया। मैंने कहा यार 10 सेगमेंट्स को मिला के मैंने एक टेबल स्पेस बना ली, ठीक हो गया। टेबल स्पेस भी लॉजिकल है, एक्सटेंट भी लॉजिकल है, सेगमेंट भी लॉजिकल है, डेटाबेस ब्लॉक भी लॉजिकल है। फिजिकल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक। लॉजिक फिजिकल सिर्फ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक। हम अपनी मर्जी से उसको रैपर चढ़ा चढ़ा के क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर फिजिकल के अंदर हमारे पास इससे बड़ा यूनिट क्या है, फाइल। सबसे छोटा यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक और उससे बड़ा यूनिट कौन सा है, फाइल। ये बात गौर से सुनना। टेक्निकली एक सेगमेंट के अंदर जितनी मर्जी डाटा फाइल्स ऐड की जा सकती, एक सेगमेंट जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका एरो लगाओ डाटा फाइल के साथ और उस पर मल्टीपल का साइन बना दो, एम लिख दो वहां पे, कि एक सेगमेंट के अंदर मल्टीपल डाटा फाइल्स शामिल हो सकती हैं। अब एक सेगमेंट के अंदर अगर मैं 1000 डाटा फाइल्स ऐड कर दूं और हर डाटा फाइल जो है वो एक हार्ड डिस्क पे बनी हो, तो इसका मतलब है जो एक सेगमेंट होगा उसका साइज 10,000 डाटा 10,000 हार्ड डिस्क जितना हो जाएगा। और एक डाटा टेबल स्पेस के अंदर कितने सेगमेंट्स हो सकते हैं, जितने मर्जी। और एक डाटा बेस के अंदर कितनी टेबल स्पेसेस हो सकती हैं, जितनी मर्जी। इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो नाउ यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ आवर डेटाबेस। एक सेगमेंट जिसमें एक टेबल पड़ा होगा, उस टेबल के अंदर हम जितनी मर्जी क्या ऐड कर सकते हैं, डाटा फाइल्स ऐड कर सकते हैं। और हर डाटा फाइल एक हार्ड डिस्क में बनी हुई हो सकती है। और अगर मैं 1024 डाटा फाइल्स इसमें डाटा फाइल्स ऐड कर देता हूं, तो वो 1024 हार्ड डिस्क पे बनी हुई हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है आजकल 1500 जीबी की हार्ड डिस्क मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 1500 जीबी की 1024 हार्ड डिस्क लग सकती हैं और वो मिलके एक सेगमेंट के डाटे को पूरा कर रही होंगी। और सेगमेंट में पड़ा हुआ क्या होता है, कोई एक टेबल। सो दिस इज द पावर ऑफ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। ये किसकी पावर है, लॉजिकल स्ट्रक्चर की। अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिजिकल बाउंड्रीज आ जाएंगी। फिजिकल बाउंड्रीज आ जाएंगी तो बहुत बड़ी डेटाबेस बनना मुमकिन नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? चले, वेरी गुड जी, ये समझ आ गई है हमारे पास। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हम काफी लेट होके शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड चैप्टर आप लोग खुद पढ़ लें। जी जी सर लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर तो काफी चीजें लिखी हैं, फिजिकल के अंदर इतना कुछ लिखा नहीं। क्योंकि फिजिकल के अंदर इतना कुछ लिखने को भी नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 जो है गेटिंग स्टार्टेड विद ओरेकल, ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है। इसमें वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। मैनेजिंग एन ओरेकल इंस्टेंस, चैप्टर नंबर 3। 3 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से मेरी बात सुननी है इसमें आपने। सबसे पहले जो डायग्राम थी उसमें फिजिकल फाइल्स में से वो एक्सटर्नल फाइल पे गया जिसका नाम है पैरामीटर फाइल। सबसे पहले इस पे क्यों किया है, क्योंकि ये वो पहली फाइल है जो डीबीएमएस ने रीड करनी है जब डेटाबेस ने स्टार्ट करना है। इस फाइल को रीड करके उसने क्या क्रिएट कर देना है, इंस्टेंस क्रिएट कर देना है। इसे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल भी बोलते हैं। कनेक्ट एसएसडी भी है, एसएसडी भी आप कनेक्ट होंगे, स्टार्टअप की कमांड देंगे तो डीबीएमएस इस फाइल को रीड करेगा और रीड करके क्या कर इंस्टेंस क्रिएट कर। कोई मेरे लिए ये
पढ़ दे, मैं बता देता हूँ। हिरा नासिर पढ़ दे जी इसको, इस फाइल स्लाइड Okay, sir. Initialization parameter files. Entries are specific to the instance being started. Two types of parameters, explicit and implicit. Explicit, having an entry in the file, and implicit, no entry within the file, but assuming the Oracle default. यहाँ पे रुके। वो कहते हैं कि इंस्टेंस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल हमने बनानी है, उसमें दो तरह के पैरामीटर्स होंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट की वैल्यूज ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं, उसकी वैल्यू देने नहीं भी देंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू पे उठा लेगा। इम्प्लिसिट, जिनकी वैल्यू हमें मेंशन करनी पड़ेगी, अगर हम मेंशन नहीं करते तो उसकी कोई वैल्यू सेट होगी ही नहीं। तो दो तरह के पैरामीटर्स हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक हो गया। एक्सप्लिसिट की वैल्यू नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, इम्प्लिसिट की वैल्यू सेट करनी जरूरी होगी। आगे पढ़े। Multiple initialization parameter files can exist. Changes to entries in the file take effect based on the type of the initialization parameter file used. दो types उसकी static parameter file और persistent parameter file. वो कहते हैं कि जी आपने डेटाबेस में जो भी चेंज करनी है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की फाइल है। दो तरह की फाइल्स हमारे पास हो सकती हैं, स्टैटिक पैरामीटर फाइल जिसको पी फाइल बोलते हैं, और परसिस्टेंट पैरामीटर फाइल जिसको एसपी फाइल बोलते हैं। और एक ही डेटाबेस की एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन फाइल्स भी हो सकती हैं। हमने कहा जी कैसे, अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं। पी फाइल, अली अहमद इसको पढ़ दो। सर जी जी, पीछे लिखा हुआ एसपी फाइल और आप पी फाइल, वो ऊपर नीचे लिखा हुआ तो वो इसी तरह है चेंजिंग। ओ यार अभी सुन तो लो, ये ऊपर नीचे होना इतना मैटर नहीं करता। पी फाइल को पढ़ो, जिसने क्वेश्चन पूछा वही पढ़ दे। P file, text file modified with an operating system editor. Modification made manually. Change takes effect on the next startup. Only open during the instance startup. Default location in storage home database. नहीं, Oracle home database. अच्छा जी, ये जो पी फाइल है इसका नाम होता है init.sid.ora। SID स्टैंड्स फॉर सिस्टम आइडेंटिफायर। ये डेटाबेस के नाम को बोलते हैं, सिस्टम आइडेंटिफायर इज डेटाबेस नेम। इन्हें अगर मैं PUCIT के लिए पैरामीटर फाइल बनाऊंगा डेटाबेस में तो उसका नाम होगा init.pucit.ora। PUCIT की डेटाबेस है तो फाइल का नाम क्या होगा, उससे पहले मैं init इनिशियलाइजेशन के से का प्रीफिक्स लगा दूंगा तो init.sid.ora उसका नाम बन जाएगा। अब इसका पहला बुलेट ही बहुत सारी बातें क्लियर कर देता है। फॉर एग्जांपल इट्स अ टेक्स्ट फाइल। अगर ये टेक्स्ट फाइल है तो मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इसे किसी एडिटर में ओपन करना पड़ेगा। मैं वर्ड में ओपन कर लूँ, मैं नोट पैड में ओपन कर लूँ, मैं किसी भी एडिटर में ओपन करूंगा इसको एडिट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इसको टाइप करके एडिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इसमें जो चेंजेस हैं वो मैन्युअली हो रही हैं। इसमें जो मैं चेंज करूंगा, क्योंकि ये फाइल सिर्फ डेटाबेस के स्टार्टअप पे पड़ी जाती है तो ये चेंजेस तो हो जाएंगी लेकिन वो डेटाबेस में नजर कहीं नहीं आएंगी। हाँ, मैं डेटाबेस को शट डाउन करूंगा और दोबारा स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट स्टार्टअप पे वो इस फाइल को दोबारा रीड करेगी तो मैंने जो चेंजेस की थी वो इफेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी चेंजेस की जाएंगी वो रन टाइम पे इफेक्ट नहीं होंगी पी फाइल में। वो पी फाइल की चेंजेस कब डेटाबेस पे इफेक्ट करेंगी, जब शट डाउन होकर वो दोबारा स्टार्ट होगी, नेक्स्ट स्टार्टअप पे वो नजर आएंगी, उससे पहले वो नजर नहीं आएंगी। डिफॉल्ट लोकेशन उसने $Oracle Home DBS बताया है, ये एड्रेसेस वो लिखता है लिनक्स के। अगर हम विंडोज के अंदर होते तो मे बी ये C:Oracle Home के अंदर पड़ी होती। तो ये डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो लोकेशन बता रहा है $Oracle Home/DBS है। अगर ये विंडोज का एड्रेस लिखा होता तो C:Oracle Home DBS आ जाता। क्रिएटिंग अ पी फाइल, पी फाइल बनानी कैसे है? क्रिएट फ्रॉम अ सैंपल init.ora फाइल। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम Oracle को इंस्टॉल करेंगे तो init.ora की फाइल उसमें एक पड़ी हुई हो। हमने क्या करना है, उस फाइल को कॉपी करना है नोटपैड के अंदर और रीनेम कर लेना है।
init.aura का नाम मैंने चेंज करके रख दिया init.pucit.aura। अब मैंने इसके अंदर जोन सा पैरामीटर चेंज करना चाहता हूं उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। और चेंज करने के बाद इस पैरामीटर फाइल से डेटाबेस को क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने सिंपली क्या किया है, फोल्डर जो पिछला मेंशन किया था उसमें init.aura की फाइल पड़ी थी, इसको कॉपी पेस्ट किया, उसके नाम को चेंज किया अपनी डेटाबेस के नाम के मुताबिक, और अगर जरूरत है तो उसके पैरामीटर्स को एडिट कर लिया। और एडिट करने के बाद डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे इस पैरामीटर फाइल से, तो वो उन नई चेंजेस के साथ क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये पैरामीटर फाइल की एग्जांपल आ गई, इसको एक नजर पढ़ लें फिर हम इस पे बात करते हैं। सर हमें सिर्फ फाइल का पता हुआ होगा सर, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जितना उसका ब्लॉक साइज है, कैशे साइज है? मैं बताता हूँ। डेटाबेस नेम और इंस्टेंस नेम जो होता है ये सेम होता है, इसको कभी अलहदा नहीं रखना। अगर आप डेटाबेस नेम और इंस्टेंस नेम फर्क रख देंगे तो एरर कोई नहीं है, लेकिन बाद में मेंटेनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो पहली बात तो ये, डेटाबेस नेम और इंस्टेंस नेम सेम होना चाहिए। कंट्रोल फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसे हम मल्टीप्लेक्स करवा के रखते हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब है एटलीस्ट इसकी 2 लाइव कॉपीज होती हैं, ताकि अगर एक कॉपी कभी करप्ट भी हो जाए तो हम दूसरी कॉपी के साथ काम करते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, वंस अगेन ये लिनक्स का एड्रेस है, अगर ये विंडोज का एड्रेस लिखता तो C: और D: समथिंग होता। आगे डेटाबेस ब्लॉक साइज 4 उसने किलोबाइट का दे दिया, फिर DB कैशे साइज उसने 4 MB का दे दिया, शेयर्ड पूल साइज, जावा पूल, मैक्स टैम फाइल, और यहाँ इसमें कोई 50 पैरामीटर्स होते हैं। उन सब की डिटेल्स हम आगे जाके 1 बाय 1 देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात, P फाइल की शक्ल इस तरह की होती है और हम उसको मैन्युअली एडिट करके उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जो चेंज हो जाएगी, स्टार्टअप के आगे उस फाइल का एड्रेस देंगे जिससे मैं डेटाबेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस फाइल से डेटाबेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और जो चेंजेस उसमें की होंगी उसके मुताबिक वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। मैंने इन लोगों को कहा कि हमें एक लाइव सर्वर बना दें ताकि हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें। प्रैक्टिस के 2 सेशन ही हम लोगों ने करने हैं। वो कह रहे थे कि 1 वीक का टाइम दे, उसके बाद हम आपको बना देते हैं। तो जब वो हो जाएगा तो हम एक दफ़ा ये करके भी देख लेंगे। नेक्स्ट है SP फाइल। नुमान अजीज आप पढ़ दें भाई इसको। नुमान अजीज। जी सर। सर SP file SAD.ORM binary file maintained by the Oracle server, always resides on the server side. Ability to make changes persistent across shutdown and startup. Can self-tune parameter values. Can have recovery managers code backing up to the initialization parameter file. अच्छा जी, SP फाइल जो हम इस स्लाइड का भी पहला जो बुलेट है वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सारी बात क्लियर कर देते हैं। इट्स अ बाइनरी फाइल। अगर ये 0-1 में लिखी हुई फाइल है तो ना मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ना मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ना मैं इसको किसी एडिटर में खोल सकता हूँ। खोल भी लूंगा तो मुझे समझ के आ जाएगी। जब मैं ना इसको मेंटेन कर सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना इसमें कुछ लिख सकता हूँ, तो फिर इसका मतलब है इसको सर्वर ही मेंटेन करेगा। अगर इसको सर्वर ही मेंटेन करेगा तो ये पड़ी हुई भी किसके पास होनी चाहिए, सर्वर साइड के ऊपर। अब क्योंकि इसको सर्वर ही मैनेज कर रहा है और ये सर्वर के पास ही पड़ रही है, तो इसमें चेंजेस परसिस्टेंट होगी। मींस अभी इसमें अगर मैं रन टाइम के ऊपर कोई चेंज करूंगा तो वो उसी टाइम इफेक्टिव हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें मैं चेंज कैसे करूंगा? P फाइल में तो मैं एडिट करके कर देता था, इसमें मैं कमांड के थ्रू करूंगा। इसमें मैं किसके थ्रू करूंगा? कमांड के थ्रू करूंगा चेंजेस। इसमें सर्वर सेल्फ ट्यून भी कर लेता है पैरामीटर्स को, वो उनकी वैल्यूज को मजीद एफिशिएंट करने के लिए चेंज कर सकता है।
रिकवरी मैनेजर एक यूटिलिटी है, उसकी सपोर्ट होती है। इसको रिकवरी मैनेजर जब हम पढ़ेंगे तो आगे जाके हम देख लेंगे। तो एसपी फाइल पी फाइल का बाइनरी वर्जन है जो सर्वर मेंटेन करता है, और इसमें कोई चेंजेस हमने करनी होती हैं तो वो कमांड के थ्रू करते हैं। और वो ये बनती कैसे है? बड़ी आसान कमांड है, क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल। एसपी फाइल क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल। एसपी फाइल बना लो जो एग्जिस्टिंग पी फाइल है। एसपी फाइल बनाने के लिए पहले पी फाइल का मौजूद होना जरूरी है। सो सीक्वेंस क्या बना? सबसे पहले इंस्टॉलेशन के टाइम कौन सी फाइल होगी? इनिट फाइल। इनिट फाइल से हम पी फाइल बना लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करके। पी फाइल से हम एसपी फाइल बना सकते हैं, क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल। एसपी फाइल के आगे एसपी फाइल का एड्रेस बता देंगे कि कहाँ बनानी है। फ्रॉम पी फाइल, कौन सी पी फाइल से बनाने आगे उस फाइल का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, सो कमांड सिंपल ये है, क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल। तो सबसे पहले इनिट फाइल बनी होती है, उससे पी फाइल बना लेते हैं। पी फाइल से कौन सी फाइल बना लेंगे? एसपी फाइल बना लेंगे। यहां तक किसी को कोई इशू? यस सर। सर ये पूछना है कि हम एसपी फाइल क्यों बना रहे जब हमारे पास पी फाइल मौजूद है? क्योंकि इसमें चेंजेस परसिस्टेंट होती है ना। पी फाइल में जो भी चेंज करूंगा वो नेक्स्ट स्टार्टअप पे अवेलेबल होगी। एसपी फाइल में जो भी चेंज करूंगा वो रेडीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो सर बाइनरी में फिर क्यों कर रहे हैं? एसपी फाइल होती ही बाइनरी है। एसपी फाइल तो सिर्फ बाइनरी फाइल होती है। ये पी फाइल का बाइनरी वर्जन, ये पी फाइल का बाइनरी वर्जन है, इसके अलावा तो कोई और चीज है ही नहीं है। तो वही पूछ रहा हूँ कि बाइनरी में क्यों लिख रहे हैं हम? टेक्स्ट फाइल जैसे पी फाइल जो टेक्स्ट फाइल में सिर्फ एडिट करते हैं उसको नोटपैड में, तो इसको भी तो नोटपैड में एडिट कर लें। टेक्स्ट फाइल हमें तो समझ आ जाएगी, वो सर्वर को समझ नहीं आएगी। हमें तो एक ऐसा वर्जन चाहिए जो किसको भी समझ आता रहे, सर्वर को भी समझ आता रहे। ठीक है सर। सर जी जी सर, मैं आपसे ये क्लियर करना चाह रही हूँ, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि हम सर्वर पैरामीटर फाइल को पी फाइल क्यों कह रहे हैं? आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? पहले तो मुझे ये बताएं। यस सर। अच्छा, मैं नजर आ रहा हूँ? नो सर। चलिए, वेरी गुड। अब अगली बात सुने। देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले मुझे ये आप लोग बताएं कि पी फाइल करती क्या है, या पी फाइल की जरूरत हमें क्या होती है? जी, पी फाइल हमें क्यों चाहिए होती है? पैरामीटर फाइल सर पैरामीटर हमें इंस्टेंस बनाने के लिए इसके अंदर सारी की सारी इंस्टेंस बनाने के लिए चाहिए होती है। हमने कहा यार ये फाइल आएगी कहाँ से? तो हमने कहा यार ये इंस्टॉलेशन के टाइम ओरेकल सर्वर खुद एक फोल्डर में रखवा देता है। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हमने कहा यार लेकिन उसमें हो सकता है किसी पैरामीटर को मुझे चेंज भी तो करना पड़े। मैंने कहा जी बिल्कुल, ऐसी ज़रूरत तो पड़ सकती है कि पैरामीटर को चेंज करना पड़े। तो मैंने कहा यार हम क्या करते हैं, उस फाइल को कॉपी पेस्ट करके एक नई कॉपी फाइल बना लेते हैं। उसका नाम अपनी डेटाबेस के नाम के मुताबिक रखते हैं। नाम के मुताबिक रखने के लिए कन्वेंशन क्या है? इनिट डेटाबेस का नाम। तो PUCIT की डेटाबेस बना रहे हो तो फाइल का नाम रख दिया init pucit.ora। उसके बाद मैंने कहा इसमें अपनी जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं अपनी मर्जी से चेंज कर दूंगा। वो वैल्यूज चेंज हो गई। इस बात में कोई प्रॉब्लम? इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम है? है तो बोल दे। नहीं है। अब फिर हमने कहा यार इसका एक बाइनरी वर्जन भी बन जाता है। बाइनरी वर्जन को एसपी फाइल बोलते हैं क्योंकि वो बाइनरी होता है, 0-1 हम डील नहीं कर सकते, तो वो ओरेकल सर्वर खुद ही डील करता है। अगर उसे डील ही ओरेकल सर्वर ने करना है तो वो पड़ी भी सर्वर साइड के ऊपर होगी। अब क्योंकि वो सर्वर के साथ पास पड़ी और सर्वर ही से डील कर रहा है, तो इसका मतलब है उसमें जो भी चेंज करेंगे वो रन टाइम के ऊपर चेंज हो जाएगा। हमने कहा यार ये बात भी ठीक है, पर ये फाइल आएगी कहाँ से? हमने कहा यार ये बाइनरी वर्जन है पी फाइल का, ये पी फाइल से ही बनेगा। हमने कहा कैसे? हमने कहा जी कमांड है क्रिएट एसपी फ्रॉम पी फाइल। ठीक हो गया।
तो अब क्रिएशन की हमारे पास रूटीन क्या बन गई, सबसे पहले इनिट फाइल होगी, उससे पी फाइल बनाएंगे, पी फाइल से कौन सी फाइल बनेगी, एसपी फाइल। यहां तक कोई इशू है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन जी ये है कि बाइनरी फाइल तो हम रीड नहीं कर सकते, हम पी फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे, उसके बाद उसको दोबारा जो है ना हम उसकी एसपी फाइल बनाएंगे। तो डेटाबेस जो पहले वाली एसपी फाइल जो रीड कर रहा है उस टाइम, उसको ओवरराइट करके चेंज करेगा या क्या करेगा उसका? अच्छा, वो क्या करेगा, उसकी प्रेसिडेंस हमने अभी पढ़ी नहीं है, अभी तो हमने बात की नहीं ना, प्रेसिडेंस वो यूज कैसे करेगा वो नहीं, अभी तो क्रिएशन की प्रेसिडेंस हमने देखी है, सबसे पहले कौन सी बनती है, फिर कौन सी बनती है, फिर कौन सी बनती है, इस्तेमाल कौन सी होती है, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। ये बात समझ आती है आपको? यस सर, आ गई है। जी जी सर, आपने कहा है कि सर्वर पैरामीटर क्वेश्चन फाइल जो बनती है वो बनती है पैरामीटर फाइल से, इसकी वजह से हम सर्वर पैरामीटर फाइल को पी फाइल बोल रहे हैं। पी फाइल उसका ओके नाम है यार, पैरामीटर फाइल, पी फाइल स्टैंड्स फॉर पैरामीटर फाइल। सर, आपकी चौथी स्लाइड में ना ये चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई है, सर्वर पैरामीटर फाइल को पी फाइल लिखा हुआ है और पैरामीटर फाइल को एसपी फाइल लिखा हुआ है। हाँ, तो ये तो नेमिंग कन्वेंशन है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये तो नेमिंग कन्वेंशन ही है ना। जी सर। चलो सर जी सर अगर हमने एसपी फाइल के अंदर कोई चेंज लाना है तो पहले हमें पी फाइल, क्योंकि हम रीड कर सकते नहीं हैं नहीं और नहीं 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 नहीं, वो कमांड के थ्रू हो जाएगा, कमांड बताने लगे आप। अच्छा ये एसपी फाइल है, अब भाई ये एसपी फाइल करेक्टर्स और नंबर्स में कैसे आ गई है, तो 01 में होनी चाहिए थी, तो इसका जवाब है कि भाई अगर 01 में देते तो तस्वीर में दिखाते क्या आपको। तो एसपी फाइल में भी वही है, पैरामीटर्स होते हैं जो किसमें होते हैं, पी फाइल में, इनमें पैरामीटर्स की डिटेल में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, बस सिर्फ वर्जन का फर्क है, वहां टेक्स्ट में पड़ी होती है, यहाँ पे किस में पड़ी होती है, बिट्स एंड बाइट्स में पड़ी होती है 01 में। स्टार्टअप कमांड बिहेवियर है, इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जी अच्छा अच्छा, चलें इस फाइल को भी भूल जाएं, ये जो स्लाइड है मेरी बात गौर से सुने। सबसे पहले स्टार्टअप पी फाइल, मैं स्टार्टअप के आगे पी फाइल और उसके बाद एड्रेस मेंशन कर दूंगा तो ये उस स्पेसिफिक फाइल से डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं फाइल का एड्रेस नहीं देता, सिर्फ स्टार्टअप कहता हूं, तो वो एसपी फाइल से स्टार्ट करेगी। अगर एसपी फाइल नहीं होगी तो पी फाइल से स्टार्ट करेगी, और अगर पी फाइल भी नहीं होगी तो फिर किससे स्टार्ट करेगी, जो इनिट फाइल पड़ी होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस क्या है कि फाइल का एड्रेस मैं खुद दे दूं, फाइल का एड्रेस क्या हो मैं खुद दे दूं। दूसरी प्रेसिडेंस क्या है मेरे पास कि अगर फाइल का एड्रेस नहीं देता तो एसपी फाइल से स्टार्ट हो जाएगी, अगर एसपी फाइल नहीं होगी तो पी फाइल से स्टार्ट हो जाएगी, पी फाइल नहीं होगी तो डिफॉल्ट फाइल से स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? जी यस सर। सर रिपीट कर दें। यार ये ना आपने रिकॉर्डिंग सुननी है तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक और बात हम ऐड कर लें, एसपी फाइल में चेंज करने के लिए जो चीज हमारे पास, जो कमांड अवेलेबल है, कमांड है अल्टर सिस्टम सेट। कमांड क्या है? अल्टर सिस्टम सेट। इसके आगे तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अनडू टेबल स्पेस है, अनडू टेबल स्पेस क्या होती है अभी हमने पढ़ना है, अनडू सप्रेस एरर क्या होते हैं वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये सब पैरामीटर्स हैं। पी फाइल में हम इन्हें एडिट करके चेंज कर लेते हैं, पैरामीटर फाइल में इनको चेंज करने के लिए जो कमांड है वो अल्टर सिस्टम सेट की कमांड है। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, यहां तक आज हम करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आ गया है जिसमें हमने
चले हम इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आगे जो चले नहीं हम इसको खत्म नहीं करते, हम इसको कल यहाँ से नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने जी जी सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि हम अल्टर सिस्टम कमांड लिख के हम क्या कर सकते हैं, पी फाइल को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम पी फाइल को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली क्या एसपी फाइल भी साथ साथ चेंज होगी? नहीं, एसपी फाइल को अलहदा से चेंज करना पड़ेगा, पी फाइल का ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होता। तो ये ऑन नेक्स्ट स्टार्टअप के ऊपर यानी कि वर्किंग करेगी, और यानी कि रन टाइम पे अभी कोई इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, इसको यहाँ तक एक दफा पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे चलेंगे। मजे के 2 टॉपिक है हमारे पास, इनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है सर ये लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड भी है ना? हाँ, ये लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड्स है। सर 2 की स्लाइड्स हमने भी लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड्स पढ़ी, 2 की हम खुद पढ़ेंगे। हाँ 2 की खुद पढ़ लेना, वो इंट्रोडक्शन ही है, एक दफा उसको पढ़ लेना, उसमें कोई खास बात नहीं। सर एक क्वेश्चन है। करे सर ये जो हमने एक एसपी फाइल बनाई थी जो कि हम रन टाइम पे चेंज करते थे तो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाती थी डेटाबेस पे, ऐसे ही है? ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, तो सर इसका बेसिकली पर्पस ये है कि हमारे पास जो बड़ी बड़ी डेटाबेसेस होती हैं उनको जो हम बार बार चेंजिंग करने के बाद रीस्टार्ट नहीं कर सकते, तो उसमें बेसिकली ये यूज़ होती हैं एसपी फाइल्स, ताकि वो उसी तक वक्त एग्जीक्यूट हो जाएं। यार हम छोटी डेटाबेसेस को भी बार बार शट डाउन नहीं करना चाहते। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आप क्या करते हैं। जनरली रिकमेंडेड ये है कि आप एसपी फाइल को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सर ज़्यादा सिक्योर कौन से होते हैं इन दोनों में से? मतलब वैसे ही अगर हम देखें कि अगर हम करना चाह रहे हैं दोनों ही सिक्योर हैं, कोई इशू नहीं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग कर लें। सर ये अल्टर वाली कमांड एक दफा दोबारा पढ़ लीजिएगा। अल्टर सिस्टम की? यस सर। अल्टर सिस्टम सेट, इसमें अब मैंने बताना क्या है। देखो अल्टर सिस्टम सेट है, अगर 1000 पैरामीटर्स हैं पैरामीटर फाइल में, तो अल्टर सिस्टम सेट की कमांड 1000 दफा चल जाएगी और वो पैरामीटर सेट हो जाएगी। इसमें बताना क्या है? तो सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने एंड से बात सुनी थी। ठीक हो गया, चलो इसको दोबारा सुन लेना वीडियो को। जी कुछ और? थैंक यू सर। चलें, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।